सम्मानित मंच एवं मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित विद्वानों, साहित्यकारों, साहित्यिकों, सबसे पहले तो मैं नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष और आज के संचालक डॉक्टर योगेश जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम उनके संयोजन में संचालित हो रहा है और वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। जब वो कार्यक्रम करते हैं तो उनका स्नेह बहुत अधिक होता है हर मामले में, और वो स्नेह के कारण ही सभी लोग उपस्थित रहते हैं और जो उपस्थित हो जाते हैं वो आखिर तक बने रहते हैं। ऐसी परंपरा रही है और ये परंपरा आज भी शायद निभाई जा सके, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो दो कृतियों का लोकार्पण हुआ है, कौतुकी कान्हा और जीवन के रंग अपनों के संग। कौतुकी कान्हा एक काव्य संग्रह है जिससे मुख्य रूप से पदों का संग्रह है, और जीवन के रंग अपनों के संग कहानी संग्रह है। इन दोनों कृतियों का आज लोकार्पण हुआ है। मैं इन दोनों कृतियों के उज्जवल लोक मंगलकारी भविष्य की कामना करता हूँ और इन दोनों कृतियों को प्रकाशित कराने के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विजय गोस्वामी जी को बधाई देता हूँ। पहली कृति पर अभी मंगल जी ने बहुत अच्छी प्रकार से चर्चा की, रोचक ढंग से। और दूसरी जो कृति है जीवन के रंग अपनों के संग, ये कहानी संग्रह है। इसमें कृतिकार आदरणीय शिवा गोस्वामी माया जी की 41 कहानियां संग्रहित हैं। छोटी छोटी कहानियां हैं, कोई 1.5 पेज की है, कोई 2 पेज की है, और 2 पृष्ठों को पार करने वाली शायद ही कोई एक आध कहानी है, बाकी सब छोटी छोटी कहानियां हैं। हम इनको कहानी के बजाय छोटी कहानी, लघु कहानी अगर है, अंग्रेजी से शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस कृति को माया जी के देहावसान के उपरांत उनके पतिदेव आदरणीय प्रोफेसर विजय गोस्वामी जी ने बड़े मनोयोग से छपवाया है। इस प्रकार यह कृति वास्तव में प्रोफेसर गोस्वामी जी की उनकी जीवन संगिनी के लिए एक श्रद्धांजलि है और बड़ी ही सार्थक श्रद्धांजलि। इससे बड़ी और श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, जो अमर श्रद्धांजलि है। जब तक ये कृति रहेगी तब तक इसको इसी रूप में देखा जाता रहेगा। मैं एक बात और बताना आपको चाहूँगा कि इसके प्रकाशन का श्रेय आदरणीय गोस्वामी जी ने मुझको दिया है। वो यूँ कि एक अवसर पर मैंने बातचीत हो रही थी तो गोस्वामी जी ने कहा कि उनकी बहुत सी कहानियाँ छुट पड़ी हुई हैं, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई इस किताब में कोई उस कॉपी में। तो मैंने उनको सुझाव दिया, स्वाभाविक सुझाव था कि उन कहानियों को एकत्र करके एक संग्रह के रूप में आप प्रकाशित करा दीजिए। तो वो कहानियाँ
अमर हो जाएंगी और समाज में पहुंचेगी। मेरी इस बात को आपने इतना महत्व दिया कि उन कहानियों को संग्रह के रूप में तो छपवाया ही। आपके विशाल हृदय की मैं बात कर रहा हूँ। आपने इस कहानी संग्रह में जो अपनी बात लिखी है, उस बात में इस बात का पूरा उल्लेख किया है जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ा आपका है। छोटी बात को कितना महत्व दे दिया आपने। मैं आपकी विशाल हृदयता को नमन करता हूँ, अभिनंदनीय। और मैंने जब इसकी कहानियाँ पढ़ी तो पढ़ करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जीवन के रंग अपनों के संग की जो कहानियाँ हैं वो एक सुरभित पुष्पगुच्छ, महकते गुलदस्ते के समान है, जिसकी सुगंध गोस्वामी जी को जीवन पर्यंत अनुप्राणित करती रहेगी। मेरा ऐसा विश्वास है। इस कृत की कहानियां वास्तव में यथार्थ के धरातल से उभरी अनुभूतियां हैं, जिनको लेखिका ने शब्दायित करने का बहुत सुंदर प्रयास किया। इन कहानियों में ऐसा लगता है जैसे लेखिका ने पात्रों के माध्यम से अपने मन की बात की थी। और मन की बात जो होती है वो पाठक के मन में भी सीधे सीधे उतर जाती है। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये कहानियाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आपके हृदय में उनका संप्रेषित संदेश हृदय की गहराई तक उतरता चला जाएगा। अगर सच पूछा जाए तो बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जिसमें माया जी ने अपने जीवन का सीधे सीधे अनुभव लिखा है, लेकिन पात्र बदल दिए और परिवेश बदल दिया। पात्र और परिवेश बदल के उन्होंने सीधे सीधे जीवन के अनुभव को उसमें प्रस्तुत किया है। और इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि कहानियाँ ऐसी हैं जो गढ़ी नहीं गई हैं, बल्कि लेखिका के द्वारा जी गई हैं। अरे दिल खोल के बजा लीजिए फिर हमको। मैं कभी लिख करके नहीं लाता हूँ, लेकिन डॉक्टर योगेश जी के डर में मैं लिख के लाया हूँ कि उन्होंने कहा था ठीक समय के अंदर ही समाप्त होना चाहिए, तो मैं लिख के लाया जिससे बहक न जाऊं। अन्यथा मैंने आज तक कभी पढ़ करके वक्तव्य नहीं दिया। तो कहानी जो होती है उसके मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। पहला अंग होता है प्रारंभ, और कहानी का प्रारंभ 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन करके कहानी की भूमिका बनाई जाती है, और दूसरा होता है विस्फोटक। उसमें पहला वाक्य ही ऐसा होता है जो एक विस्फोट कर देता है और तमाम जिज्ञासा पैदा कर देता है। बात समझ में नहीं आती, लेकिन जिज्ञासा पैदा हो जाती है। ये वाक्य क्या है, किसने कहा, क्या होने वाला है, और पहले ही वाक्य से जिज्ञासा पैदा हो जाती है। आपने दोनों प्रकार की कहानियां लिखी हैं। जैसे एक कहानी है एक एहसास दर्द का, ये पहली कहानी है। इसके प्रारंभ में वर्णनात्मक शैली में आपने लिखा है, अंधेरी काली रात थी, बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी, लोग अपने अपने घरों में डूबे हुए थे। ये वर्णनात्मक प्रारंभ है। ऐसा ही प्रारंभ कहानी नियत
एक कटु अनुभव, अपनी संतान, लवी का जन्मदिन, एक नई सोच, रिश्तों की मिठास, एहसास प्यार का, यशोदा माँ, पड़ोसी और फोन कट गया, लगाव, ममता, सुगढ़ता, चांदनी आदि जो कहानियां हैं, इन सब का प्रारंभ वर्णनात्मक है, जो कहानी के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। दूसरे प्रकार की जो विस्फोटक प्रारंभ है, वो भी बहुत सी कहानियों में माया जी ने प्रयोग किया है। जैसे इंसानियत कहानी है, शीर्षक है इंसानियत, तो इसके प्रारंभ में आप कहते हैं, देखिएगा कैसे विस्फोटक प्रारंभ होता है। लीजिए साहब, आपकी चाय आ गई, और बताएं क्या लेंगे आप। ये विस्फोटक प्रारंभ है। अब जिज्ञासा पैदा हो गई है, किसने कहा, क्या कहा, किससे कहा। पेपर से नजर हटाई तो सामने एक छोटा लड़का 10-12 साल का सामने खड़ा था। ये कहानी का विस्फोटक प्रारंभ है। ऐसा प्रारंभ जिन कहानियों में मुझे दिखाई दिया वो इस प्रकार है: नया अंदाज, एक आदत, पंछी की वापसी, एक व्यथित मन, माँ की सेवा के रूप अनेक, माँ का कहा, अनोखा प्यार, भाभी का प्यारा। कहानी का दूसरा भाग है आरोह। प्रारंभ के बाद कहानी ऊपर को उठती हुई चलती है, आरोह होता है। आरोह का समय बहुत लंबा होता है, लगभग पूरी कहानी आरोह में ही होती है, और बाकी अंश जो है छोटे छोटे होते हैं, और उसी में कथानक आगे बढ़ता है। माया जी के कहानियों में आरोह की विशेषता यह है कि कथानक जब आगे बढ़ता है तो जिज्ञासा भी साथ में आपकी बढ़ती जाती है। कहीं भी आप उकताने नहीं पाएंगे, उबने नहीं पाएंगे, बल्कि और जिज्ञासा पैदा होगी कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है। इस तरीके से कहानी का आरोह होता है। मैं इसका उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सकता हूँ, क्योंकि एक कहानी का आरोह पढ़ने का मतलब होगा 5 मिनट कम से कम, और समय मिला है 10 मिनट केवल। तो डॉक्टर योगी जी ने बड़ा फोर्स देकर कहा, हाँ, कोई संदेह नहीं। कहानी का तीसरा भाग होता है अवरोह। कथानक यूं बढ़ता है और फिर अवरोह माने नीचे उतरता है। अवरोह बहुत तीक्ष्ण होता है, तेजी से होता है, ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि ज्यादा समय लगेगा तो कहानी वो हो जाएगी। अवरोह तीव्रता से होता है और अंत पे पहुंच जाता है। कहानी का आखिरी भाग है अंत, और मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण भाग है अंत, क्योंकि अंत में ही, कहानी के अंत में ही लेखक या लेखिका पाठक मन में ऐसा प्रभाव छोड़ देती है जो पाठक को बराबर झकझोरता रहता है, पाठक उसको बराबर याद करता रहता है। कभी कभी एक वाक्य के द्वारा प्रभाव छोड़ा जाता है, तो उस वाक्य को बोलते हैं पंच लाइन, हिंदी में कहते हैं मारक पंक्ति। एक उदाहरण नहीं देंगे क्योंकि है ना, विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो कृत की कहानियों में विषय की विविधता है, यानी एक ही विषय पर नहीं केंद्रित है, विषय बहुत बदल जाता है, क्षेत्र बदल जाता है, कहानियां बहुवर्णीय हैं। उदाहरण के लिए इंसानियत शीर्षक कहानी में दीपक जैसे निर्धन असहाय बच्चों को सहारा देने का संदेश है। उसका एक पात्र दीपक है और उसको सहारा दिया जाता है। तो उस कहानी को पढ़ के ये भावना पैदा होती है कि ऐसा बच्चा कहीं मिले तो हम भी उसको सहारा दें। नियत कहानी के अनुसार इस कृतज्ञ समाज में कुछ काम वाली विद्या जैसे भी लोग हैं जो कृतज्ञता कभी नहीं भूलते।
यशोदा माँ का संदेश है कि पानी के लिए चिल्लाते हुए, पानी के लिए चिल्लाते हुए प्राण त्यागने वाली यशोदा माँ के नाम पर दिया जाने वाला मृतक भोज कोरा आडंबर। इसी प्रकार बड़े ही मारक संदेश दिए हैं जो हृदय में उतरते हैं, हृदय को झकझोर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी संग्रह की कहानियों में परिवार और समाज के यथार्थ को बड़ी स्वाभाविकता और विदग्धता के साथ प्रदर्शित किया गया है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में एक सकारात्मक संदेश निर्गत किया गया है। कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है, माया जी की प्रत्येक कहानी को आप पढ़ेंगे तो एक सार्थक संदेश निर्गत होगा। वो संदेश वो उसमें लिखती नहीं है, पूरी कहानी से वो संदेश अव्यक्त रूप से अपने आप हृदय में उतर जाता है। ये इन कहानियों की विशेषता है। और एक विनम्र सुझाव मेरा है गोस्वामी जी को, या गोस्वामी जी ने जिसको ये कार्य सौंपा हो, कि पूरे कहानी संग्रह में किसी भी संवाद में उद्धरण चिन्ह नहीं लगे, जिसको इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। किसी भी संवाद में नहीं लगे, कहीं लग गए हों अलग तो हम देख न पाए हों, नहीं तो सारे संवाद बिना उद्धरण चिन्ह के ही लिखे हुए हैं, जिससे ये नहीं पता चलता है कि कहाँ पर उन्होंने बात को कहना प्रारंभ किया पात्र ने और कहाँ पर बात समाप्त हुई। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जब कभी इसका अगला संस्करण प्रकाशित हो या उनका दूसरा कहानी संग्रह प्रकाशित हो तो इन चिन्हों का अवश्य ध्यान रखेंगे, जिससे कि पढ़ने वाले को असुविधा न हो। समग्रता समर्थ लेखनी की स्वामिनी शिवा गोस्वामी माया प्रणीत कहानी संग्रह जीवन के रंग अपनों के संग पुनः पुनः पठनीय है और संग्रहणीय है। मेरा विश्वास है कि ये कहानियाँ मानव मन को मार्मिक अनुभूति और समाज को सटीक दिशा देने का कार्य करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।